इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कई विशेष प्रकार के उदाहरण हल करेंगे, जो आगे हमें पूर्ण वर्ग बनाने यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझने में मदद करेगा। आइए देखते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोष्ठक में 4x जमा 1 का वर्ग घटा 8 बराबर 0 है। अभी तक हम जो हल करते आए हैं उसके आधार पर हम इसको गुणा करते हैं और फिर इससे मिलने वाले अचर यानी कांस्टेंट से 8 घटाते हैं। फिर इसे गुणनखंडित यानी फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। इससे आपको x घटा कोई संख्या गुणा x घटा कोई और संख्या बराबर 0 मिलता है। अब आप कहेंगे कि इनमें से कोई एक 0 के बराबर होगा, इसलिए x या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहां एक रोचक तरीका अपनाएंगे। हम इसे गुणनखंडित यानी फैक्टराइज किए बिना भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर हम इस समीकरण यानी इक्वेशन के दोनों पक्षों में 8 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है। ऐसा करने से हमारा बायां पक्ष 4x जमा 1 का वर्ग बन जाता है और ये दोनों 8 आपस में रद्द हो जाते हैं और दाएं पक्ष में हमारे पास सिर्फ धनात्मक 8 बचता है। आइए देखते हैं कि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में आगे और क्या कर सकते हैं। अब इस समीकरण को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ कोई कठिन गुणनखंडन नहीं करना है। सबसे पहले हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ 4 गुणा x जमा 1 और हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ हमको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही वर्गमूल लेने हैं क्योंकि 4x जमा 1 धनात्मक वर्गमूल 8 भी हो सकता है और ऋणात्मक वर्गमूल 8 भी हो सकता है। इसलिए 4x जमा 1 बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 8 होता है। अब यहाँ 8 के बजाय हम इस 8 को 4 गुणा 2 लिख देते हैं क्योंकि 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि कोष्ठक में 4x जमा 1 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट बराबर 4x जमा 1 होता है। तो ये 4x जमा 1 बराबर यहाँ हम 4 का गुणनखंडन कर सकते हैं या यूं कहिए कि 4 का वर्गमूल ले सकते हैं जो 2 होता है। इसलिए ये जमा या घटा 2 गुणा वर्गमूल 2 है। अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्गमूल में 4 गुणा 2 बराबर वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 2 है और ये जमा या घटा वर्गमूल 4 इस 2 के बराबर है। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा विचित्र सा समीकरण है, जमा या घटा 2 गुणा वर्गमूल 2, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये 2 अलग संख्याएं हैं और हम यहाँ 2 समीकरणों को साथ साथ हल कर रहे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x जमा 1 बराबर धनात्मक 2 गुणा वर्गमूल 2 या 4x जमा 1 बराबर ऋणात्मक 2 गुणा वर्गमूल 2। ध्यान दीजिए, ये एक कथन यानी स्टेटमेंट इन दोनों के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट है क्योंकि यहां हमने जमा या घटा लिखा है। आइए इन सभी को साथ साथ हल करते हैं। अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों यानी साइड से 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब बाएं पक्ष में हमारे पास केवल 4x बचता है, लेकिन दाएं पक्ष में हमारे पास इतनी सरल संख्या नहीं है। ये कैलकुलेटर से हल की जा सकती है, इसलिए हम इसे ऋणात्मक 1 जमा या घटा 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं और ये 4x के बराबर है। अब इन समीकरणों में वही संक्रियाएं करेंगे। हम इस समीकरण के दोनों पक्षों से 1 घटा देते हैं तो हमें 4x बराबर ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा वर्गमूल 2 मिलता है और इस समीकरण में भी दोनों पक्षों से 1 घटाना है। तो ये 4x बराबर ऋणात्मक 1 घटा 2 गुणा वर्गमूल 2 बन जाता है। अब हम कह सकते हैं कि ये कथन यानी स्टेटमेंट पूर्ण रूप से इन 2 कथनों के समतुल्य है। अब आखिरी चरण में हमें दोनों पक्षों को 4 से भाग देना है। ऐसा करने पर हमें x बराबर ऋणात्मक 1 जमा या घटा 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा 4 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन पूर्ण रूप से इन कथनों के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट है। जब हम प्रत्येक समीकरण को 4 से भाग करते हैं तो हमें x बराबर ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा 4 मिलता है और ये हमारा पहला हल है। और दूसरे हल में x बराबर ऋणात्मक 1 घटा 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा 4 है, इसलिए ये कथन और ये दोनों कथन समतुल्य हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप इनमें से किसी एक हल को इस समीकरण में रखकर जांच करें जिससे आप जान सकें कि ये विचित्र सा दिखने वाला व्यंजक यानी एक्सप्रेशन इस समीकरण का हल है। तो आइए इसे यहां रखते हैं। 4 गुणा x यानी 4 गुणा ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा वर्गमूल 2 बटा 4 जमा 1 का वर्ग घटा 8 बराबर 0। अब ये 4 आपस में रद्द हो जाते हैं
तो हमारे पास ऋणात्मक 1 जमा 2 गुणा वर्गमूल 2 जमा 1 का वर्ग घटा 8 बराबर 0 बचता है। यहां ये ऋणात्मक 1 और धनात्मक 1 रद्द हो जाता है, तो हमारे पास 2 गुणा वर्गमूल 2 का वर्ग घटा 8 बराबर 0 बचता है। अब अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें 4 गुणा 2 घटा 8 बराबर 0 मिलता है, जो सत्य यानी ट्रू है। इसलिए ये 8 घटा 8 बराबर 0 बन जाता है। और अगर आप इसे समीकरण में रखते हैं तो भी समान उत्तर मिलेगा। आइए ऐसा ही दूसरा उदाहरण करते हैं। ध्यान रहे ये कुछ विशेष प्रकार यानी स्पेशल फॉर्म्स हैं, जिनमें हमारे पास व्यंजक में द्विपद यानी बायनोमियल के वर्ग हैं। और हम आगे देखेंगे कि पूरा द्विघात सूत्र इसी धारणा यानी नोशन से व्युत्पन्न यानी डिराइव हुआ है, क्योंकि हम किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं, जो किसी के बराबर होता है। यह हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहां कुछ जरूरी अभ्यास कर लेते हैं। तो आइए मान लेते हैं हमारे पास x का वर्ग घटा 10x जमा 25 बराबर 9 है। अब आप इस समीकरण को देखकर सोच रहे होंगे कि हम इसके दोनों पक्षों से 9 घटा सकते हैं। ऐसा करने से हमें दाएं पक्ष में 0 प्राप्त होगा। इसे हल करने से पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये द्विपद का पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बायनोमियल हो सकता है। यहां इन दोनों को गुणा करने पर हमें धनात्मक 25 मिलता है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं पता करनी है जिन्हें गुणा करने पर धनात्मक 25 मिलता है और जोड़ने पर ऋणात्मक 10 मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि ये संख्या ऋणात्मक 5 होगी, तो ये व्यंजक x घटा 5 गुणा x घटा 5 बन जाता है। अब हम बाएं पक्ष को कोष्ठक में x घटा 5 का वर्ग लिख सकते हैं और दाएं पक्ष में हमारे पास अभी भी 9 है। आपने अभी तक गुणनखंडन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए हम ऐसा तब करेंगे जब ये एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर ये x घटा 3 गुणा x जमा 4 बराबर 9 होता तो हम इसका हल इस तरीके से नहीं निकाल पाते। अब यहां ये एक पूर्ण वर्ग है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोष्ठक में x घटा 5 का वर्ग बराबर 9 है और अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x घटा 5 बराबर जमा या घटा 3 है। अब दोनों पक्षों में हम 5 जोड़ते हैं तो हमें x बराबर 5 जमा या घटा 3 मिलता है, यानी x का मान 5 जमा 3 यानी x बराबर 8 होगा, या x बराबर 5 घटा 3 यानी 2 होगा। अब हम इस द्विघात समीकरण को पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसा आप शुरुआत में सोच रहे थे। तो आइए देखते हैं कि अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों से 9 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है। हमें x का वर्ग घटा 10x मिलता है। अब देखते हैं कि 25 घटा 9 बराबर क्या होता है। हम कह सकते हैं कि 25 घटा 9 बराबर 16 होता है और यहां ये 0 के बराबर होगा। अब हम इसे एक पारंपरिक गुणनखंडन वाली समस्या यानी ट्रेडिशनल फैक्टरिंग प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं, जैसा हम पहले कुछ वीडियो में करते आए हैं। आइए सोचते हैं कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पर धनात्मक 16 मिलता है और जोड़ने पर ऋणात्मक 10 मिलता है। यहां एक बार फिर आप सोच सकते हैं कि वो संख्या ऋणात्मक 8 और ऋणात्मक 2 है। तो हमें x घटा 8 गुणा x घटा 2 बराबर 0 मिलता है, इसलिए x बराबर 8 होगा या x बराबर 2 होगा। यही बीजगणित यानी अलजेब्रा की रोचक बात है कि आप प्रश्न को अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं और अगर आप उन्हें सही तरीके से हल करते हैं तो आपका उत्तर हर बार समान ही आता है और साथ ही कुछ हद तक आप कठिन कैलकुलेशन से बच जाते हैं, जिसमें आपको अधिक सोचना पड़ता है कि कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर 16 मिलता है और जोड़ने पर ऋणात्मक 10 मिलता है। लेकिन यहां केवल आपने सोचा कि x घटा 5, मैं समझता हूं इसमें भी वही कैलकुलेशन लग रहा है। आपने इसमें भी सोचा था कि 5 गुणा 5 बराबर 25 और ऋणात्मक 5 जमा ऋणात्मक 5 बराबर ऋणात्मक 10 है। माफ कीजिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, इसमें भी वही कैलकुलेशन है। आइए अब एक और उदाहरण हल करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे उदाहरण ज्यादा से ज्यादा हल करने की जरूरत है। तो आइए मान लेते हैं कि हमारे पास x का वर्ग जमा 18x जमा 81 बराबर 1 है और हमेशा की तरह इसे भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। हम दोनों पक्षों से 1 घटा सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं कि ये x जमा 9 गुणा x जमा 9 है और ये यहाँ 9 गुणा 9 बराबर 81 है और 9 जमा 9 बराबर 18 है। तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं कोष्ठक में x जमा 9 का वर्ग बराबर 1। अब अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो हमें x जमा 9 बराबर जमा या घटा वर्गमूल 1 यानी 1 ही मिलता है। इसलिए x बराबर, यहां हम दोनों पक्षों से 9 घटा देते हैं तो ये ऋणात्मक 9 जमा या घटा 1 बन जाता है।
इसका मतलब है कि ये x बराबर ऋणात्मक 9 जमा 1 यानी ऋणात्मक 8 भी हो सकता है, या x बराबर ऋणात्मक 9 घटा 1 यानी ऋणात्मक 10 भी हो सकता है। इसे भी आप पारंपरिक तरीके से हल कर सकते थे। यहां हम दोनों पक्षों से 1 घटा सकते थे, तो हमें x का वर्ग जमा 18 गुणा x जमा 80 बराबर 0 मिलता। और आप सोच सकते हैं कि 8 गुणा 10 बराबर 80 होता है और 8 जमा 10 बराबर 18 होता है, इसलिए ये x जमा 8 गुणा x जमा 10 बराबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर ऋणात्मक 8 भी हो सकता है और x बराबर ऋणात्मक 10 भी हो सकता है। तो यहां पर हमारा अभ्यास पूरा होता है। अब हम पूर्ण वर्ग बनाने वाले प्रश्न का हल करने के लिए तैयार हैं।